तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे छोटे मियाँ। शायद क्रिकेट की बैटिंग के साथ जुड़ा हुआ मुंबई का ये सबसे बड़ा मर्डर था। बैटिंग के पैसे को लेके झगड़े तो बहुत बार हुए हैं, अंडरवर्ल्ड के, बुकीज के, स्टोरियों के और फाइनेंसियर्स के। लेकिन इस तरीके से कत्ल करने का मौका, शायद हादसा जिसको कह सकते हैं हम, वो शायद पहली बार मुंबई में हुआ था। बाहर तो बहुत बार हो चुका है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। क्रिकेट बुकीज को लेके, क्रिकेट की बैटिंग को लेके बहुत क्राइम हुए, लेकिन इतना बड़ा क्राइम जो दिन दहाड़े मुंबई के एक रेसिडेंशियल इलाके में होता है, दो आदमी एक मोटरसाइकिल पे आते हैं और जाहिद हुसैन को गोली मार के चले जाते हैं और उसके साथ उसका एक भतीजा बैठा होता है, उसको भी मार देते हैं। तो एक को मारना था, लेकिन गोलियां इतनी तेज़ी से चलाई गई कि दो आदमी मर गए। एक जिसका कोई कसूर नहीं था, क्रिकेट बैटिंग से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपने रिश्तेदार के साथ बैठा था और उसको जान गंवानी पड़ी। ये वही जाहिद हुसैन है जिसका जिसको दुनिया में लोग उस समय पे छोटे मियाँ के नाम से जानते थे। हमने कल के एपिसोड में दो भाइयों की बात की थी, शाहिद और जाहिद। तो ये जो शाहिद था उसको बड़े मियाँ बोलते थे और उसका भाई जाहिद इसको छोटे मियाँ बोलते थे। लेकिन काम धंधे में छोटे मियाँ अपने बड़े भाई बड़े मियाँ से कहीं ज़्यादा शातिर, तेज तरार और डेरिंगबाज था। अब आपको सुनाते हैं पूरा किस्सा क्या था। 2009 में IPL 2 का क्रिकेट मैचेस चल रहे थे, या शायद ख़त्म हो गए थे। उसमें पूरे देश भर में जो बैटिंग लगती थी, उसमें एक बड़ा हिस्सा सबसे मुंबई में लगता था। तो नागपाड़ा एरिया में एक इलाका है अरब गली, जैसे कल मैंने आपको बताया था। वहाँ पे अरब गली में एक क्लब चलता था, बहुत बड़ा, जुए का, दाना का। एक दाना गेम होती थी, जैसे लूडो वाले हम खेलते हैं, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, वो जो डॉट्स होते हैं उसको लेके जो गेम जुआ खेला जाता तो उसको दाना कहते थे। बहुत चलता था एक ज़माने में मुंबई में। साथ में कार्ड टेबल्स थे, शराब का अड्डा था, ड्रग व्रग सब कुछ मिलता था और बहुत बड़े पैसे वाले लोग वहाँ पे उस क्लब में जुआ खेलने जाते थे। और इतना बड़ा उसका पुलिस को हफ्ता जाता था कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से लोग जीत के अपना बैग भर के, ब्रीफ केस नोटों का भर के लेके जा रहे हैं, उनको कोई लूट ले। तो इतना बड़ा ये जाहिद का और छोटे मियाँ का और उसके भाई बड़े मियाँ का दबदबा था कि उनके किसी भी क्लाइंट को कभी किसी ने लूटने की हिम्मत नहीं की। तो ये एक बड़ी बात मानी जाती है। लोग ऐसे धंधे पे ही जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनकी जान की सेफ्टी हो, उनके माल की सेफ्टी हो, पैसे की सेफ्टी हो। तो वो अड्डा था और उसका नाम था भारत क्लब। अब देखिए, पूरे उस मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में नाम जो था वो भारत क्लब रखा गया। और ज़्यादा क्लाइंट्स उसमें जो बहुत सारे मारवाड़ी, डायमंड्स के, सोने के व्यापारी, कपड़ा के होलसेल के व्यापारी और जो प्रोफेशनल जुएबाज होते हैं, जिन्होंने और कोई काम जिंदगी में नहीं किया सिवाय जुआ खेलने के। और साथ में वो पंटर जो नॉर्मली सीज़न के टाइम पे रेस कोर्स में घोड़ों पे पैसा लगाते थे, जब रेसेस नहीं होती थी तो उनकी बड़ी गिनती भी इसी भारत क्लब पे उनका आना जाना होता था, जुआ लगाने के लिए, बैटिंग करने के लिए। तो IPL सीज़न 2 में जाहिद ने और छोटे मियाँ ने तकरीबन 50-60 करोड़ रुपए का धंधा किया, मतलब पैसा लगाया। अब होता यह है कि आप बैट तो कम की लगाते हो, जीतते हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, तो हारते हो तो कुछ नहीं मिलता। तो आप देख लीजिए कि अगर 50-55 करोड़ का उसने बिजनेस किया
तो उसमें जो जीतने वाले लोग थे उनका तो सैकड़ों करोड़ देना पड़ेगा उसको। तो इसी चक्कर में वो उसकी कहीं कोई जो बात थी वो गलत हो गई, उसकी सेटिंग कुछ उल्टी सीधी हो गई और बाकी लोगों को पैसे देते देते जो छोटे फंडर थे वो तो उसने निपटा दिए। कई लोगों को डरा धमका के भगा दिया कि दोबारा पैसा मांगने नहीं आना। उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ था कि वो दाऊद का आदमी है, डी कंपनी का आदमी है, छोटा शकील के साथ उसकी दोस्ती है। ये बात भी पूरे इलाके को मालूम थी, तो इसलिए हर आदमी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जो 4-5 बड़े व्यापारी थे जिनका तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा उसकी तरफ निकलता था, उन लोगों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। तो जब कुछ महीने तक इसने पैसा नहीं दिया तो उन लोगों ने छोटा राजन को अप्रोच किया। छोटा राजन को कहा कि आपको जो चाहिए हम देंगे, लेकिन इस आदमी को जिंदा नहीं जाने देना चाहिए, इसने हमारा पैसा खाया, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और वो लोग और कोई नहीं थे, उसके अपने इलाके के ही उसके जान पहचान वाले ही थे। और उसी के चलते जब इसकी सुपारी दी गई तो छोटा राजन ने अपने 3 शार्प शूटर, एक जो था वो पूरी रैकी किया, पूरा सब काम किया, लेकिन एक्चुअल में मारने वाले 2 ही लोग गए थे। एक प्रणय राणे जो वाशी का न्यू बॉम्बे का रहने वाला था, और एक डोगरी का इसके घर के नज़दीक के इलाके का मोहम्मद अली शेख, मोहम्मद अली जान शेख। ये 2 आदमी मोटरसाइकिल पे जाते हैं और उसके घर के पास के क्लब के पास, जहाँ क्लब था भारत क्लब, उसके साथ एक 15 माले की बिल्डिंग डेवलप हो रही थी रीडेवलपमेंट में। उसकी काफ़ी ऊपर तक पहुंच गई थी, अभी कंप्लीट नहीं थी पूरी तरह। उसके नीचे एक शेड बना हुआ था सिक्योरिटी वालों के लिए, ना छोटा मोटा सामान रखने के लिए, वो इसके क्लब के सामने ही थी। तो क्लब तो ज़्यादातर रात को चलता था, तो दिन में और लेट इवनिंग तक ये आदमी अपने दोस्तों के साथ उस बन रही इमारत के शेड के नीचे बैठ जाता था। और ये बात है 18 जुलाई 2009 की। हमेशा की तरह रात के 9:30 बजे ये आदमी क्लब जाने के पहले तैयारी कर रहा था, क्लब जाने की, अपने भतीजे के साथ, या शायद भांजा, नेफ्यू जिसको कहते हैं, उसके साथ, उसका नाम था अरशद, उसके साथ वहाँ बैठा था। तो अचानक ये 2 आदमी आते हैं मोटरसाइकिल पे और अंधाधुंध गोलियां चला के भाग जाते हैं। वहाँ पे छोटी गलियां हैं, वहाँ बड़ी गाड़ी लेके जाना खतरे से खाली नहीं होता, तो बाइक को कहीं से भी घुमाओ, वापस ले लो और निकल जाओ। देखिए दोनों लोगों के गोलियां सर में लगी, मतलब वो शूटर कितने शार्प शूटर होंगे, कैसा निशाना होगा कि एकदम बाइक आता है, रुकता है और फायरिंग करते हैं तो गोलियां सर में लगती। तो 2 से 3 सेकंड के फासले पे दोनों की मृत्यु हो जाती। तो बहुत बड़ा एक हंगामा होता है कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके उसके घर में घुस के, जिसको कहते हैं मारना, वो काम छोटा राजन के शूटर्स ने किया और उसके बाद वो दोनों लोग गायब हो जाते हैं। अब पुलिस उनका हुलिया जो लोगों ने बताया वो बना के एक स्केच बना के उनको ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि मारने वाले हैं कौन। ये जांच चलते चलते बहुत लंबा समय लगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो आरोपी पकड़े कैसे गए। उन्हीं दिनों में, थोड़े दिनों के बाद, इसमें एक बात और बता दें, उसके थोड़े दिन पहले एक आसिफ दाड़ी नाम का एक सो कॉल्ड सोशल वर्कर और कांग्रेस पार्टी का लीडर था, साथ में डोगरी इलाके का, उसके ऊपर भी इसी किस्म का अटैक हुआ था जिसमें 2 आदमी मारे गए थे, लेकिन आसिफ दाड़ी बच निकला था। तो पुलिस को लगा कि ये दोनों केसेस एक जैसे हैं और बाद में वही हुआ। ये दोनों के ऊपर अटैक इन्हीं दोनों लड़कों ने किया था, राणे और मोहम्मद अली शेख ने। तो ये पुलिस का एक शक सही निकला, लेकिन मोटिव समझ में नहीं आ रहा था। आसिफ दाड़ी का बिजनेस और किस्म का था और छोटे मियाँ का काम धंधा और किस्म का था।
दोनों के ऊपर अटैक करने की मंशा क्या हो सकती है, ये पुलिस के लिए सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी। अब उसके थोड़े दिनों के बाद फरीद तनाशा का मर्डर हो जाता है तिलक नगर में, छोटा राजन के स्ट्रॉन्ग होल्ड में। छोटा राजन के खास आदमी को घर में घुस के लोग गोलियां मार जाते हैं उसके बेडरूम में। उसमें दो शख्स इन्वॉल्व थे, एक उसामा और एक जब्बार। उनमें से जब्बार पुलिस के हाथ लग जाता है तनाशा केस में, और जब उसकी इंटरोगेशन होती है तो कहीं ना कहीं से वो शख्स कहता है कि ये जो केस है, जो छोटे मियाँ वाला मर्डर है, उसमें एक राणे नाम का आदमी इन्वॉल्व है। अब राणे को ढूंढे कैसे, इसका उसको कोई पता नहीं था, रहता कहाँ है, क्या करता है। उसने कहा मैंने सुना है अपने क्रिमिनल्स के सर्कल से कि छोटे मियाँ को गोली मारने में प्रणय राणे जो उसको बताया वो शख्स इन्वॉल्व। और अब पुलिस जुटती है राणे की तलाश में। करते करते उनको एक और आदमी किसी केस में पकड़ा होता है, तो वो उनको इसके घर का एरिया खाली बताता है कि वाशी के इस एरिया में रहता है। तो जब पुलिस वहाँ पे जाके निगाह मारती है तो मालूम पड़ता है वो घर छोड़ के, एरिया छोड़ के काफ़ी दिनों से गायब है। तो वही पहला इन्फॉर्मर बताता है कि उसको चरस पीने की आदत है। वो कहीं ना कहीं एक नज़दीक के एरिया में एक आदमी से, ड्रग डीलर से चरस लेने जाता है। तो बड़ी पुलिस के लिए सरदर्दी होगी, उस एरिए के कितने जो नशा बेचने वाले हैं, चरस बेचने वाले हैं, उनका पता लगाया तो एक शख्स के ऊपर ज़ीरो ऑन करते हैं कि ये आदमी हो सकता है जो राणे को चरस सप्लाई करता हो। तो पुलिस वाले वहाँ पे भेष बदल के उस चर्च वाले के घर के, जो उसका अड्डा था जहाँ से वो चर्च बेचता था, वहाँ पे बैठ गए निगाह लगा के। अब देखिए 72 घंटे पुलिस वाले नॉन स्टॉप उस जगह की निगरानी करते रहे, जिनमें काफ़ी पुलिस के जो बड़े क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर थे वो भी इन्वॉल्व थे। नानकुपार गोपाले जैसे जो हटे मजे क्राइम ब्रांच के माने हुए अफसर थे वो भी इस टीम में शामिल थे। तो एक जवान थे ऑफिसर, एक शिंदे थे, तो कुछ हवलदार साथ में। तो ये 2-2 3-3 घंटे की शिफ्ट लगा के, ताकि कहीं एक ही आदमी बैठा रहेगा, कहीं नींद आ गई कुछ हुआ, वो आके निकल नहीं जाए। और वही हुआ 72 घंटे के बाद। जो इनको हुलिया, जो जिस आदमी ने बताया था इनको कि वो आदमी वहाँ चर्च लेने जाता है, उसको पुलिस साथ में लेके गई थी। तो जैसे ही राणे वहाँ पहुँचता है उस अड्डे पे, वो इन्फॉर्मर कंफर्म करता है कि यही राणे है, तो पुलिस वाले उसको दबोच लेते हैं। उसके साथ वो ड्रग बेचने वाला भी पकड़ा जाता है। तो पहला आदमी हाथ में आता है। अब रहा दूसरे को ढूंढने की कोशिश, मोहम्मद अली जान शेख को। बड़ी मशक्क़त के बाद तकरीबन समझो 8-9 महीने के बाद जाके जुलाई 2009 से 2010 में जाके ये अरेस्ट होती है। इतनी मेहनत मुंबई पुलिस को करनी पड़ी इनको पकड़ने के लिए। और उनकी इंटेरोगेशन से पता चला कि उनको तो ये कंट्रैक्ट जो था ये किसी आदमी ने दिया था। उसके पहले एक और क्लू भी पुलिस के हाथ में लगा था, जिससे वो कोई ज़्यादा उनको कामयाबी मिली नहीं। एक और खबरी ने पुलिस को बताया कि एक डोंगरी इलाके का ही एक कोई फाइनेंसर है जो इस किस्म की बैटिंग में पैसा लगाता है, तो उसका जरूर इसमें कोई ना कोई हाथ हो सकता है। तो पुलिस ने उस आदमी से इंक्वायरी किया, लेकिन उसने कोई बराबर कुछ सबूत या कोई लीड, कोई क्लू मिला नहीं। तो पुलिस ने क्या किया, उसका टेलीफोन अपने लाइन पे ले लिया। जो पुलिस का अपना एक एक्सचेंज होता है, उसमें वो लगा लेते हैं फ़ोन, और जो बातचीत होती है रिकॉर्ड करते रहते हैं। उसमें से उनको एक दिन क्लू मिलता है कि वो किसी आदमी से बात कर रहा है कि आप आके अपनी जो आपकी कंट्रैक्ट मनी थी वो ले जाइए। ये बहुत पहले की बात है,
जब पुलिस को राणे का नाम नहीं पता था। ये खबरी के इन्फॉर्मेशन मिलने के पहले की बात है। तो पुलिस ने वो जब आवाज़ सुनी तो जिस शख्स के पास वो नंबर पे बात हुई थी उस नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस कहीं पहुंचती है, लेकिन वो शख्स उनको मिलता नहीं। उसके बाद दोबारा वो फ़ोन थोड़े दिनों के बाद ट्रेस होता है, फिर उसे आदमी से बात होती है, लेकिन उसके बाद फ़ोन दूसरी बार सुनने के बाद पुलिस वाले एक ट्रैप लगाते हैं और अपने फ़ोन से उसी नंबर पे फ़ोन करते हैं कि हम फलांसर के आदमी बोल रहे हैं, भाई ने आपका पैसा भेजा है, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, आप आ जाइए तो ले जाइए अपना पैसा। लेकिन ये राणे इतना शातिर था, वो ट्रैप समझ गया, वो खुद नहीं आया, उसने अपना एक आदमी भेज दिया कि तुम जाओ और उसको पैसा ले आओ। तो अब पुलिस वाले बड़े शंका में कि उसको पैसा कैसे दे दें, लेकिन पुलिस ने पैसा तो देना ही नहीं था, उनका काम तो पकड़ना था, तो उस आदमी को पकड़ लेते हैं। लेकिन देखिए कितना चालाक निकला ये राणे, प्रणय राणे। जब तक पुलिस इसके आदमी को लेकर उसके घर तक पहुंचती, वो तभी भी घर छोड़ के भाग गया था। तो ये इतना शातिर क्रिमिनल था। और जब पकड़ा गया फाइनली, उसकी शराकत पे मोहम्मद अली शेख पकड़ा गया और उन्होंने अपना ये गुनाह कबूल किया और माना कि हमें ये काम छोटा राजन ने करने के लिए बोला था। और फिर उसका केस चलता है, बहुत गवाह भुगतते हैं, ये होता है वो होता है, लंबा केस चला। और अभी 2020 में उस केस में जिसमें छोटा राजन भी एक एक्यूज था और वो जिसने पैसे देने का वादा किया था वो भी एक्यूज था, वो तीसरा आदमी जो इन बिटवीनर था, जो इनकी बात करवाता था, वो एक्यूज था, और ये दोनों जिन्होंने गोली चलाई थी ये एक्यूज थे। जब केस चलते चलते अभी 2020 में 11 साल के बाद फैसला आता है तो सबके सब लोग बरी हो जाते हैं। जो मकोका कोर्ट फैसला देती है वो ये कहती है कि पुलिस अपना जो इनका गुनाह था उसको पूरी तरह पे सिद्ध नहीं कर सकी। और वो लंबा चौड़ा केस था, बहुत लंबा समय लगेगा आपको समझाने के लिए कि कमज़ोरियाँ क्या थी क्या था, लेकिन सब के सब लोग बरी हो जाते हैं। इसमें एक और बढ़िया बात, नई बात ये थी कि जो हथियार का इस्तेमाल हुआ था उस किस्म का हथियार बहुत कम मुंबई में इस्तेमाल हुए, और वो हथियार था अमेरिका का बना हुआ टाइटन टाइगर पिस्टल, और बहुत खतरनाक उसका। इसीलिए जब पहले हमने कहा कि जब गोलियां चलाई तो ठीक निशाने पे लगी। अब उसमें इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन था जो पुलिस ने रिकवर किया, लेकिन पता नहीं किन टेक्निकल रीजन पे जज ने इनको छोड़ दिया। 2020 में छोटा राजन को भी बरी किया, और ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें छोटा राजन के खिलाफ जो 60-62 केस उसके 2015 में वापस आने के बाद सीबीआई ने टेक ओवर किए थे, कुछ मुंबई में चल रहे थे, वो एक एक करके सब में बरी होते जा रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो बरी हो गया तो जेल के बाहर आ जाएगा। उसको उम्र कैद की सज़ा लग चुकी है, जेडे के केस में, एक और केस में भी लग चुकी है, और कई केस अभी तक बाकी हैं। तो दोस्तों इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं अंडरवर्ल्ड के जो पहले कहीं रुक गए थे, हम टच नहीं कर सके थे, लेकिन अब एक एक करके वो बातें सामने आ रही हैं, तो आपके साथ उनको शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए, तब तक आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।